एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बचपन से ही उन्हें अपने दम पर जीवन बिताना पड़ा। दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास न पक्का घर था, न जमीन जायदाद। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में वे किसी तरह अपना गुजारा करते थे। वे दोनों जमींदार के यहाँ खेतों में काम करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते और लंबा रास्ता तय करके खेतों तक पहुंचते। दिन भर धूप में पसीना बहाते, फसल काटते, बैलों के साथ हल चलाते और खेतों की मेड़ ठीक करते। शाम तक उनके कपड़े मिट्टी और पसीने से भीग जाते थे, पर फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। मेहनत ही उनका सहारा थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले जमींदार उन्हें थोड़े से पैसे या कभी-कभी अनाज दे देता था, जिससे वे किसी तरह अपना गुजारा कर लेते थे। सुनो सुनो गांव वालों, राजा जी का कहना है कि वे एक प्रतियोगिता रखेंगे। जो भी उस प्रतियोगिता में जीतेगा, राजा उसे खूब सारा धन और जमीन भी देंगे। जो कोई इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, वह कल राज दरबार में पहुंच जाए। अरे भैया, आपने सुना? राजा ने घोषणा की है कि कल जो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा और उसे जीत कर दिखाएगा, राजा उसे जमीन और खूब सारा धन भी देंगे। तो क्यों ना हम दोनों ही उसमें भाग लें? अरे नहीं नहीं, मैं इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तुझे तो पता ही है कि खेतों में काम करके कितनी थकान हो जाती है। चल अब तू भी आराम कर ले। हम वैसे भी वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे। देखो भैया, हमारी गरीबी दूर करने का एक ही उपाय है, प्रतियोगिता में भाग लेना। वरना हम जिंदगी भर इसी गरीबी से जूझते रहेंगे और उस जमींदार के यहाँ नौकर बने रहेंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। हम कल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। शायद तू ठीक ही कह रहा है। वैसे भी जितनी मेहनत हम करते हैं, जमींदार हमें उतने पैसे नहीं देता। पर हाँ, ध्यान रहे कि हम प्रतियोगिता जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन राघव और मोहन सुबह सुबह तैयार होकर राज दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में उत्साह और हल्की सी घबराहट थी। जब वे दरबार पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। राज्य के अलग अलग गांवों से लोग प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। दरबार सजा हुआ था और सब लोग राजा के आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों भाई एक किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि आगे क्या होने वाला है। इतने में राजा वहां आ जाते हैं। चलो अब बताओ, कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है? पर याद रहे, जो भी इसमें हिस्सा लेगा उसे पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। अगर किसी ने चालाकी दिखाई या प्रतियोगिता हार गया तो उसे आजीवन राजमहल में नौकर बनकर रहना पड़ेगा। और जो जीतेगा वह धन और जमीन का अधिकारी होगा। अगर मंजूर है तो बताओ। इतने में पास खड़ा जमींदार दोनों भाइयों को देखता है और सोचता है, अरे अरे, अगर इन दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और ये जीत गए तो मेरे खेतों में काम कौन करेगा? नहीं, मैं इन्हें प्रतियोगिता जीतने नहीं दूंगा। मैं अभी राजा से कह देता हूँ कि इन्हें प्रतियोगिता में भाग ही ना लेने दें। राजा साहब, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो जमींदार, क्या कहना चाहते? राजा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में तो चतुर और समझदार लोगों की जरूरत है, और ये दोनों भाई तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये भला प्रतियोगिता कैसे जीत पाएंगे? मेरा तो कहना है कि इन्हें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी जैसी भी राय हो। मैं तो बस आपको एक सुझाव दे रहा था। जमींदार की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह समझ जाते हैं कि जमींदार के दिमाग में क्या चल रहा है। सुनो जमींदार, मैं तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि अगर ये दोनों भाई प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत गए तो तुम्हारे यहाँ काम कौन करेगा। लेकिन मैं तुम्हारी ये चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा। ये प्रतियोगिता पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि बुद्धि, समझदारी और ईमानदारी की है। इसलिए ये दोनों भाई भी इसमें भाग जरूर लेंगे। समझे तुम? अब तुम दोनों बताओ, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है?
इसके बारे में साफ साफ बताओ। हाँ महाराज जी, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेने ही तो आए हैं। हम दोनों भाई इस प्रतियोगिता को जीतकर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि हम इस प्रतियोगिता को पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ जीतने की कोशिश करेंगे महाराज। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा और राघव ने भी सिर झुकाकर सहमति जताई। दरबार में खड़े लोगों की नजरें अब दोनों भाइयों पर टिक गई थीं। महाराज, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ और अपनी ईमानदारी और हिम्मत दिखाना चाहता हूँ। आखिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार मेरा भी तो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। जमींदार मन ही मन सोचने लगा। मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में पहले पता होता तो मैं इन दोनों को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। ओह, अब मैं क्या करूँ? महाराज तो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। अगर ये दोनों प्रतियोगिता जीत गए तो मेरे खेतों को कौन संभालेगा? महाराज तो इन्हें धन के साथ साथ जमीन भी देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं इन दोनों को जीतने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। तो मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ। राज दरबार में जो भी मुझे सबसे कीमती चीज भेंट करेगा वही पहली परीक्षा का विजेता होगा। लेकिन याद रहे, किसी भी तरह की कोई चालाकी या होशियारी मत दिखाना, वरना पूरी जिंदगी राजमहल में नौकर बनकर बितानी पड़ेगी। समझे तुम लोग? ये बात सुनकर जमींदार बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो पहले से ही पता था कि दोनों भाइयों के पास कोई कीमती चीज नहीं है। वे भला राजा को क्या भेंट करेंगे? महाराज ने सबकी ओर देखते हुए कहा, बताओ, मंजूर है तुम लोगों को? दरबार में खड़े सभी प्रतियोगी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब फैसला उनके हाथ में था। और हाँ, कल हम राज दरबार में नहीं मिलेंगे। कल हम गांव के बीच चौपाल में मिलेंगे। ठीक है भाइयों? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। सभी ने एक साथ सिर झुकाकर कहा। राघव और मोहन ने भी आदर पूर्वक हाथ जोड़ लिए। अब तय हो चुका था कि अगली परीक्षा गांव की चौपाल में होगी। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब राजा को बस एक ही बात का इंतजार था कि कल कौन उन्हें सबसे कीमती चीज भेंट करेगा और कौन पहली प्रतियोगिता को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जीत कर दिखाएगा। दरबार खाली हो चुका था, लेकिन आने वाले दिन की उत्सुकता सबके मन में बनी हुई थी। दोनों भाई घर जाकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि वे कल राजा को क्या भेंट करेंगे। उनके पास तो कोई भी कीमती चीज नहीं थी, न सोना, न चांदी, न जमीन जायदाद। उनकी छोटी सी झोपड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे बहुमूल्य कह सकें। अब हम क्या करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई धन नहीं है। अब हम कल राजा साहब को क्या कीमती चीज देंगे, बताओ? राघव ने चिंतित होकर कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने गलती कर दी है। मोहन भी चुप था, लेकिन उसके मन में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद ठीक से आराम भी नहीं किया था कि राजा के दरबार में जाना पड़ा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा ही कर। राघव ने थके हुए स्वर में कहा और चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखों में चिंता और शरीर में थकान साफ दिखाई दे रही थी। घर में सन्नाटा छा गया और मोहन चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा। अरे भैया, आप चिंता मत करो, मैं कोई न कोई हल निकाल ही लूंगा। आप थक गए हैं तो आराम कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मोहन रास्ते में ही जा रहा था कि बीच में ही उसे जमींदार मिल जाता है। जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्यों मोहन, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो? क्या बात है?
कल की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो क्या? मोहन उसकी बात सुनकर बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता है। वह जानता था कि जमींदार की बातों में अक्सर कोई न कोई चाल छिपी होती है, इसलिए उसने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। दूर जंगल में जमींदार ने बहुत सारा धन छुपा रखा था। वह राजा को कीमती चीज देने के लिए अपने छुपाए हुए धन को निकालने जंगल की ओर जाता है। उसे लगता था कि सोना चांदी ही सबसे कीमती चीज होती है। यही सोचकर वह जंगल में पहुंचा और उस जगह को देखने लगा जहां उसने अपना धन गाड़ कर रखा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि इतनी दौलत के सामने कोई और टिक ही नहीं पाएगा। जहां जमींदार ने धन छुपाया था, वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। जंगल में चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। लेकिन आखिरकार वह उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहां उसने अपना धन गाड़ कर रखा था। उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई देती है। वह वहां से एक पोटली में कुछ धन निकालता है और फिर वहां से चल देता है। रात गहरी हो चुकी थी। सुनसान जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जमींदार अकेला ही वापस आ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन अपने धन के भरोसे वह बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। अगले दिन जब पंचायत में राजा साहब और गांव वाले आते हैं, तो जमींदार सोना चांदी लेकर आता है और वह दोनों भाई मिट्टी लेकर आते हैं। तभी चौपाल में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। लोग हैरानी से दोनों भाइयों की ओर देखने लगते हैं और फिर जमींदार की चमचमाती पोटली की ओर। माहौल एकदम शांत हो जाता है क्योंकि अब सबकी नजरें राजा साहब पर टिकी हुई थीं। राजा का सैनिक राजा को पहले ही बता देता है कि राजा साहब, जमींदार आपके लिए सोने की मोहरें लेकर आया है और दोनों भाई मिट्टी लाए हैं। यह बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, मानो वे कुछ गहराई से सोच रहे हों। अब सबकी नजरें राजा पर टिक जाती हैं कि वे क्या निर्णय सुनाने वाले हैं। चलो ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। सैनिक, जमींदार की पोटली और इन दोनों की मिट्टी को जमा कर लो। अब हम कल की प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे। कल का प्रस्ताव यह है कि जमींदार और दोनों भाई एक जादुई बोतल से पानी पिएंगे। उस बोतल का पानी पीते ही जो ईमानदार होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके मन में बेईमानी होगी वह तुरंत ही मूर्छित हो जाएगा। ठीक है जमींदार, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर है? हाँ महाराज, मुझे आपकी बात में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महाराज, आज के सवाल का क्या? मैंने बड़ी मेहनत से यह धन जमा किया था जो मैं आज आपके लिए लाया हूं। तो बताइए महाराज, आज का विजेता कौन है? जमींदार ने आत्मविश्वास से कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद झलक रही थी। यह सब गांव की चौपाल पर हो रहा था। चारों ओर गांव वाले खड़े थे और सबकी निगाहें राजा साहब पर टिक गई थीं। माहौल एकदम शांत हो गया। अब सभी को राजा के फैसले का इंतजार था। नहीं जमींदार, आज किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कौन जीता और कौन हारा, और कौन ईमानदार है या कौन बेईमान, इसका पता तो पूरी प्रतियोगिता खत्म होने के बाद ही चलेगा। तभी तय होगा कि इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है और सोना चांदी तथा जमीन का असली हकदार कौन है। ठीक है जमींदार? राजा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। चौपाल पर खड़े सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। इतनी बातचीत होने के बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। चौपाल धीरे धीरे खाली हो जाती है। गांव वाले आपस में चर्चा करते हुए अपने अपने घरों की ओर बढ़ जाते हैं। अब सबको अगले दिन की परीक्षा का इंतजार था। सभा खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं,
लेकिन जमींदार वहां से सीधा एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। वह अपने घर भी नहीं जाता। उसके मन में डर और चालाकी दोनों चल रहे थे। वह सोच रहा था कि किसी भी तरह उसे अगली परीक्षा जीतनी ही है, इसलिए वह सीधे तांत्रिक की कुटिया की ओर बढ़ गया। तांत्रिक जी, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी परेशानी दूर हो सके। बताओ, क्या बात है? क्या परेशानी है तुम्हारी? तांत्रिक जी, वो कल राजा साहब ने कहा है कि वे एक बोतल से पानी पिलाएंगे। जो भी उस पानी को पिएगा, अगर उसके मन में कोई बेईमानी होगी या वो किसी की भलाई नहीं चाहता होगा, तो वो तुरंत ही मूर्छित हो जाएगा। तांत्रिक जी, मेरे मन में उन दो भाइयों के लिए खोट है। कृपया करके आप मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे उस पानी का मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। तांत्रिक उसे एक ऐसी भभूति देता है जिससे उस पानी का प्रभाव उस पर ना पड़े। जमींदार लालच भरी नजरों से उस भभूति को देखता है, उसे संभालकर अपनी पोटली में रख लेता है और तांत्रिक को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। अब उसके चेहरे पर डर की जगह फिर से चालाक मुस्कान आ गई थी। अब तो वे दोनों भाई जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने ये बबूती ले ली है। कल राजा जो भी जादुई बोतल देंगे, मैं उसी में इसे मिलाकर पी लूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन राजा फिर से गांव की चौपाल पर आते हैं। गांव के लोग, दोनों भाई और जमींदार भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा साहब के हाथ में वही जादुई बोतल थी जिससे वे आज जमींदार और दोनों भाइयों को पानी पिलाना चाहते थे। ये प्रतियोगिता का आखिरी दिन था, इसलिए गांव के बुजुर्ग और औरतें भी वहां आई थीं। आज की सभा बड़ी ही मजेदार होने वाली थी। तो चलो जमींदार, क्या तुम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? महाराज, मुझसे बेहतर कोई तैयार नहीं हो सकता। राजा साहब जमींदार के हाथ में वह भभूति देख लेते हैं और जमींदार से पूछते हैं, जमींदार, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? राजा की आवाज शांत थी, लेकिन उनकी नजरें गहरी थीं। चौपाल पर खड़े लोग भी उत्सुकता से जमींदार की ओर देखने लगे। तभी वहां खड़ा एक आदमी आगे बढ़कर बोलता है, महाराज, मैंने कल रात जमींदार को जंगल की तरफ जाते देखा था। वो किसी तांत्रिक की कुटिया से लौट रहा था। उसके हाथ में यही पोटली थी। ये सुनते ही चौपाल में हलचल मच जाती है। सबकी निगाहें जमींदार पर टिक जाती हैं। जमींदार, बताओ तुम्हारे पास क्या है, नहीं तो मैं तुम्हें महल की जेल में बंद करवाकर 1000 कोड़े मरवाऊंगा। अभी सच सच बता दो, तुम्हारे पास क्या है? राजा ने कड़े स्वर में कहा। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जमींदार राजा की बातों से डर जाता है और गांव वालों के सामने सारा का सारा सच बता देता है। वह कांपती आवाज में कहता है, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं तांत्रिक के पास गया था। उसने मुझे ये बबूती दी थी ताकि जादुई पानी का मुझ पर कोई असर न हो। मेरे मन में उन दोनों भाइयों के लिए खोट था। मैं किसी भी तरह ये प्रतियोगिता जीतना चाहता था। जमींदार, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें राजमहल में नौकर बनाया जाता है क्योंकि तुमने बेईमानी से प्रतियोगिता जीतने की कोशिश की है, और दोनों भाइयों को जमीन और धन दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी और साहस के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया है। राजा ने दोनों भाइयों को खूब सारा धन दिया और जमीन भी। सच्चाई और ईमानदारी की जीत हो गई।